हेलो दोस्तों, तो हमारी कहानी तेरे इश्क की दीवानगी का ये पार्ट 13 है। तो दोस्तों, अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आगे की कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। रुद्र अब डर के मारे कांपने लगा था क्योंकि उसके ठीक सामने एक साया नजर आ रहा था जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। उस साये को देखकर अब वो बुरी तरह से कांपने लगा। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। इस दौरान वो खिसकता हुआ पीछे दीवार से जा टकराया। अपने पीछे खिसकने की जगह जब उसे नहीं मिली तो वो जोर से चीखा, रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। रुद्र, मैं हूँ, आगे मत बढ़ो प्लीज, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। रुद्र डर के मारे बुरी तरह से कांपने लगा। वो मुंह फेर लेता है। रुद्र, मैं हूँ, अदिति ने फोन की फ्लैशलाइट ऑन करके कहा। रुद्र ने पीछे की तरफ मुंह किया तो अदिति उसे बहुत अजीब लग रही थी। वो उसे किसी भयानक साये के जैसी नजर आने लगी थी। उसकी आंखें चौंधिया सी गई थी। उसे कुछ भी ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर आसमान में कटकटी आसमानी बिजलियों की आवाज के साथ अदिति का बार बार कहना, मैं हूँ रुद्र, वो सब उसे मिक्स होकर सुनाई दे रहा था। हवा का शोर, बारिश की बूंदों की आवाज और उसके कदमों से होने वाली घर्षण की आवाज सब उसे ऐसा महसूस करवा रहे थे जैसे वो किसी सुनसान जंगल में स्थित बड़ी सी हवेली में अकेला हो और वहां अनगिनत काली शक्तियां हों। तभी अचानक से उसके दिमाग ने अजीब सा दृश्य उसे दिखाना शुरू किया। अदिति के लंबे काले बाल आगे की तरफ उड़ने लगे। अदिति के दांत उसे बाहर बढ़ते हुए दिखाई देने लगे तो वही उसकी आंखें अब लाल होने लगी थी। कुछ ही देर में उसकी आंखों से खून बाहर निकलने लगा। तभी वो बोली, रुद्र, और ऐसा दृश्य देखकर वो बुरी तरह से कांपने लगा। आगे मत बढ़ो, वो जोर से चीखा और इधर उधर घुटनों के बल भागने की कोशिश करने लगा। रुद्र, व्हाट हैपन विद यू? मैं हूँ अदिति, तुम्हारी अदिति, उसने गुस्से में जोर से कहा और उसके बाद उसे गले से लगा लिया। छोड़ो मुझे। वो छुड़ाने की कोशिश करता है मगर अदिति उसे छोड़ती नहीं है। मैं हूँ, मैं, मत डरो मुझसे। अदिति उसे संभालने की कोशिश करती है लेकिन वो अब भी डर के मारे चिल्लाने लगा। हुआ क्या है तुम्हें? बोल तो रही हूँ मैं हूँ। कूल डाउन बाबा, कूल डाउन। उसने उसे संभालने की कोशिश की लेकिन वो अब भी जोर जोर से कांपने लगा। रुद्र, आई एम अदिति, बाबा मत डरो। उसने उसे संभालने की कोशिश की। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। वो उछलने लगा। तभी अदिति ने उसे छोड़ दिया। वो रेंगता हुआ उससे दूर हो गया। इस दौरान अदिति ने मेन स्विच को दबाया। ओ शिट, इस कमीनी लाइट को क्या हो गया? ऐसे तो रुद्र का अटैक और भयंकर हो जाएगा। उसने गुस्से में पैर को पटका। उसके बाद उसने फोन को उठाया और वो रुद्र की तलाश करने लगी। वो एक कैबिन के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। इस दौरान वो बुरी तरह से कांप रहा था। रुद्र, आर यू मैड? मैं हूँ, अदिति ने गुस्से में जोर से कहा और उसके बाद उसे गले से लगा लिया लेकिन वो अब भी कांप रहा था। इस दौरान वो उछलने लगा लेकिन अदिति ने उसे छोड़ा नहीं। वो चीख कर उसे छुड़ाने की कोशिश करता है। कुछ नहीं होगा, लुक, देखो मेरी तरफ, मेरी आंखों में देखो, कौन है? मैं, तुम्हारी अदिति। उसने फोन की फ्लैशलाइट को ऑन करते हुए लाइट को अपने चेहरे पर मारा। रुद्र कांपता हुआ अपनी आंखों को खोलने की कोशिश करता है। उसको डर लग रहा था। तभी उसने कांपते हुए अपनी आंखों को खोला तो उसने फिर से अदिति को उसी रूप में देखा जिस रूप में देखकर वो पहले डर गया था। नहीं तो तुम भूत हो, भूत! वो जोर से चीखा और उसके बाद चौंक कर खड़ा हुआ। वो भागने की कोशिश करता है लेकिन गिर गया। इस दौरान अदिति भी काफी डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था वो ऐसा क्या करे जिसकी वजह से रुद्र शांत हो जाए। तभी उसे सब याद आने लगा। उसने दौड़कर उसे पहले तो पकड़ा। इस दौरान उसने फोन को एक तरफ छोड़ दिया था ताकि वहां रोशनी हो जाए। रुद्र, मैं हूँ तुम्हारी अदिति और तुम मेरे भोले
बाबा, तुम्हें हो क्या गया है? उसने तुरंत उसे अपनी बाहों में भरा और उसके बाद उसके कान के पास जाकर यह सब कहा। वो जोर लगाकर उससे छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अदिति ने उसे कसकर पकड़ लिया। इस दौरान वो बुरी तरह से कांप रहा था। अदिति को भी चोट लग गई थी, लेकिन उसके लिए अब अपना दर्द कोई मायने नहीं रखता था। मुझे छोड़ो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जान लो यह बात, पहले एक बार तुम छुड़ाकर भाग चुके थे रुद्र, लेकिन अब नहीं। मैं सब समझ गई हूँ। मुझसे दूर होने के बाद तुम कितने बदल गए हो, लेकिन अब और नहीं। अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। उसने गुस्से में उसके कान के पास जाकर कहा। वो बुरी तरह से डर के मारे कांपने लगा। मत डरो, मैं हूँ तुम्हारी अदिति। भूल गए क्या मुझे? वही जिसके साथ तुम बचपन में खेलते थे, जिसकी एक हंसी के लिए तुम दुनिया से लड़ जाते थे, जिससे मिलने के लिए तड़प उठते थे। वही अदिति हूँ मैं, तुम्हारी अदिति। उसने प्यार से उसके गले से लगाया। इस दौरान वो उसकी पीठ को सहला रही थी, जिसके बाद उसने जैसे ही आंखें खोली तो उसके सामने कोई और नहीं अदिति थी। वो कांपना बंद कर चुका था, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें बंद हो गई। इस दौरान वो डर के मारे उसके सीने में दबक गया। उसने अपने दोनों हाथों अदिति के चारों ओर लपेट रखा था, तो वहीं दूसरी तरफ अदिति उसके बालों को सहला रही थी। लेकिन रुद्र ने अब भी कांपना बंद नहीं किया था। उसका दिल अब भी तेजी से धक धक कर रहा था। अदिति जानती थी सिजोफ्रेनिया की वजह से ऐसा होना आम बात है। उसने प्यार से उसके गले से लगाया। इस दौरान वो उसकी पीठ को सहला रही थी। तुम इतने कैसे बदल गए हो? कितने दूर चले गए मुझसे रुद्र, मेरा भोला। मैंने तो तुमसे कितना प्यार किया था और अब भी करती हूँ, अदिति ने रोते हुए कहा। रुद्र इस दौरान कांपना बंद कर चुका था। उसके ऊपर अब बेहोशी छाने लगी थी, लेकिन अदिति की बातों को वो अब भी सुन पा रहा था। अदिति ने उसे अपने सीने से लगा लिया। वो नीचे बैठी हुई थी, तो वहीं रुद्र उसकी बाहों में लिपटा हुआ था। इसी दौरान अदिति ने महसूस किया उसकी पकड़ अब ढीली पड़ चुकी है। रुद्र अब बेहोश हो चुका था। उसने एक पल के लिए उसे सीधा लेटाया, उसके बाद अपने कान को उसकी छाती पर टिकाया। उसकी हार्ट बीट्स अच्छे से चल रही थी, तो वही सांस भी अच्छे से ले पा रहा था। नब्ज थोड़ी तेज थी, क्योंकि सिजोफ्रेनिया के अटैक के चलते अब उसे बुखार था। लेकिन अदिति जानती थी उसका एकमात्र उपाय प्यार है, बेइंतहा प्यार। यही वजह थी कि वो अपने सारे गिले शिकवे भुलाकर उसकी बगल में लेट गई। इस दौरान उसने बड़े ही प्यार से उसे अपने गले से लगा लिया, उसके सिर को अपने सीने से सटकाया और उसके बाद वो उसके बालों को सहलाने लगी। उसने उसके माथे पर प्यार भरा एक किस किया और उसके बाद उसके कान के पास बोली, मैं हूं ना, अब कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। अब कोई भी बीमारी तुम्हें छू भी नहीं सकेगी। बस तुम मेरे हो जाओ। तुम कह रहे थे ना मुझसे शादी करोगे? हाँ, तो मैं तैयार हूँ तुमसे शादी करने के लिए, तुम्हारी होने के लिए। आई रियली लव यू रुद्र, रियली। उसने प्यार से उसके गाल को चूमते हुए कहा। इस दौरान अदिति भूल चुकी थी कि उसका पास्ट किस तरह का है, तो वो बस उसमें ही खोई हुई थी। तो वहीं रुद्र वो गहरी नींद में जा चुका था। अटैक पड़ने के बाद ऐसा अक्सर उसके साथ होता था। डॉक्टर्स ने उसे अच्छे से बताया था कि वो अंधेरे में अकेला रहने से बचे, लेकिन आज गेट कीपर की वजह से ऐसा हुआ था। तो वहीं दूसरी तरफ अदिति को अगले 10 मिनट तक तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो दोनों वहाँ कैसे रह गए। लेकिन धीरे धीरे उसे सब समझ आने लगा था। उसने अंकिता को जगाने के लिए बोला था। उसकी तबीयत खराब थी और वो रेस्ट रूम में सो रही थी। उसे मन ही मन अंकिता पर गुस्सा आ रहा था, तो वहीं उसे इस बात का अच्छा भी लग रहा था कि आज ना चाहते हुए भी वो दोनों करीब आ गए थे। हालांकि उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रुद्र कैसे वहां रह गया था। वो यही सब सोच रही थी। इस दौरान रुद्र अब उसे सामान्य लगने लगा था। बाहर भयंकर तूफान आया हुआ
था और तेज़ बारिश भी। मौसम इतना अचानक से ही खराब हो जाएगा उसने सोचा नहीं था। उनकी ऑफिस की वाईफाई भी काम नहीं कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसके फ़ोन में भी नेटवर्क नहीं था। अब मैं कॉल कैसे करूँगी? मम्मा और बाकी लोग तो घर पर हम दोनों को लेकर टेंशन में होंगे। ऐसा मूर्ख इंसान कौन है जिसने हम दोनों को ही ऑफिस में लॉक कर दिया? उसने गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा। बाहर आसमानी बिजलियां जोर जोर से कड़क रही थी। सड़कों पर पानी जमा होने लगा था। क्लाइमेट आजकल इतना बदल चुका था कि बेमौसम भी इतनी खतरनाक बारिश होने लगी थी। लेकिन उस बारिश से कोई परेशानी नहीं थी। वो तो रुद्र की तबीयत को लेकर फिक्रमंद थी। इस दौरान उसे यह आस थी कि जल्द से उसके घर वालों को इस बात का पता चले कि वो दोनों ऑफिस में गलती से बंद हो गए हैं। वो इसके सबके बारे में सोच रही थी कि तभी उसने देखा रुद्र ने अब अपनी पकड़ को और मजबूत कर लिया था। उसने फ़ोन को एक तरफ रख दिया और उसके बालों को बड़े ही प्यार से सहलाने लगी। उसने उसके माथे पर एक प्यार भरा किस किया और धीमे से उसके कान के पास बोली, ताकि वो नींद में ना भी डरे, मैं तुम्हारे पास हूँ रुद्र, बिल्कुल पास। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें डरने वाली हर चीज़ को सबसे पहले मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। मैं ऐसे ही तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकती हूँ, आई समझ। वो प्यार से बोली और उसके बाद वो उसके थोड़ी और करीब खिसक गई। इस दौरान उसने रुद्र को अपने सीने पर लेटा लिया। वो उसकी पीठ को सहलाते सहलाते अपने अतीत में खोने लगी, उसी अतीत में जहाँ वो उससे बेहद मोहब्बत करता था। उसे वो दिन बखूबी याद था जब उसे उसकी माँ की याद आ रही थी। वो अकेला उस शाम के पेड़ के नीचे उदास बैठा हुआ था। शाम के 5 बजने वाले थे और वो घर पर नहीं आया था। जब अदिति को वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया तो उसे सब याद आ गया कि आज उसकी माँ का जन्मदिन था और यही वजह थी कि उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। वो ये भी जानती थी कि जब वो उदास होता था वो उसी आम के पेड़ के पास जाकर बैठ जाता था, जिस पेड़ के अक्सर उसकी माँ उसे आम तोड़कर खिलाती थी। वो बिना देर किए उसके पास पहुंचती है। तभी उसकी पायल की खनक सुनकर वो पीछे की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। रुद्र, क्या हुआ? मम्मी की याद आ रही है। वो उसके पास जैसे ही पहुंची, रुद्र ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसने ढंग से उसे नीचे भी नहीं बैठने दिया था। ओए पागल, नीचे तो बैठने दे मुझे। आई लव यू और मुझे अच्छे से पता था तुम यहाँ हो। अगर मम्मी को इतना मिस कर रहे थे तो मुझसे आगे से मत करना, ऐसा कभी नहीं करूँगा। वो इतना बोला और उसके बाद फिर से उसके सीने में दुबक गया। वो उसके बालों को सहलाने लगी। इस दौरान उसने अपनी पकड़ थोड़ी सी भी ढीली नहीं करी थी। इधर दूसरी तरफ वही लम्हा याद करते करते अदिति रोने लगी थी। उसके आंसू लुढ़क कर नीचे गिर रहे थे। आज भी तुम नहीं बदले हो रुद्र, बिल्कुल पहले के जैसे ही हो। हमेशा बस दूर भागना होता है मुझसे तुम्हें, अदिति ने इस तरह से कहा जैसे वो उसकी हर बात को सुन रहा हो। वो इस दौरान फिर से उस लम्हों में खो गई जब उन दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत हुआ करता था। इस दौरान वो एक पल के लिए भी नहीं सोचती है कि उसे फिर से अपने घर संपर्क करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बारिश अब धीमी पड़ने लगी थी और नेटवर्क काफ़ी अच्छा होने लगा था। इधर जहां अदिति रुद्र के पास थी तो वहीं दूसरी तरफ अदिति के घर में सब उन दोनों को लेकर चिंतित थे, क्योंकि 10 बज चुके थे और सदा वो दोनों 7 बजे ही ऑफिस से घर आ जाते थे। उसकी माँ ने बुआ जी से कहा, 10 बज गए हैं, ये दोनों कहाँ रह गई हैं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। दोनों का फ़ोन भी ट्राई नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि कभी नेटवर्क आ रहा है कभी नहीं। उन दोनों का ही फ़ोन नहीं लग रहा। यह मौसम भी ना, उसकी माँ ने गुस्से में कहा। नुपुर भी इस दौरान काफ़ी टेंशन में नज़र आ रही थी। हालांकि वो इस बात को लेकर पूरी तरह से सिक्योर थी कि वो रुद्र के साथ थी। ऐसे में उसे विश्वास था कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा।
इधर दूसरी तरफ रुद्र की कार को लेकर अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर गई। अंकिता को अदिति की चिंता होती है। इसके अलावा वो रुद्र को थैंक यू भी बोलने वाली थी, क्योंकि उसने अपनी कार को वक्त पर उसे दिया था। यही वजह थी कि उसने अपना फ़ोन निकाला और उसके बाद अदिति को लगाया, लेकिन अदिति का कॉल अब भी आउट ऑफ रीच आ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? उनका फ़ोन आउट ऑफ रीच क्यों बता रहा है? ऐसा तो ऑफिस में होने पर ही बताता है, क्योंकि ऑफिस के आसपास के एरिया में नेटवर्क काफ़ी वीक रहता है। कहीं वो वही तो नहीं। अंकिता को सब याद आने लगा था कि उसने अदिति को उस वक्त जगाया नहीं था और वो किसी को बता भी नहीं सकी थी कि अदिति अंदर सोई हुई है। एक काम करती हूँ, सर को फ़ोन करती हूँ। उसने बड़बड़ाते हुए रुद्र का कॉल लगाया, लेकिन उसका फ़ोन भी आउट ऑफ नेटवर्क बता रहा था। वो सोचने लगी, यह हो क्या रहा है? सर का फ़ोन भी आउट ऑफ नेटवर्क क्यों बता रहा है? अब क्या करूं? इधर अदिति के घर में भी नूपुर और बाकी लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उन दोनों की फिक्र होने के चलते उनके दिमाग से यह भी निकल चुका था कि उन्हें ऑफिस के उनके क्लीग्स को फ़ोन करना चाहिए और पूछना चाहिए कि वो दोनों सही सलामत हैं भी या नहीं। तभी नूपुर के दिमाग में अंकिता का ख्याल आया। मम्मा, मैं अंकिता को कॉल करके पूछती हूँ कि दी कहाँ है। उसने इतना कहा और उसके बाद जैसे ही अंकिता को कॉल लगाने लगी, अंकिता का कॉल उसके फ़ोन पर पहले से ही आ रहा था। उसने तुरंत कॉल पिक किया। हेलो अंकिता, वो दी और रुद्र जी अब तक घर पर नहीं आए हैं। क्या बात है? व्हाट? दोनों ही घर पर नहीं आए हैं? मैम को बुखार था, वो रेस्ट रूम के अंदर सो रही थी। कहीं वो अंदर तो नहीं रह गई ना? उन्होंने रेस्ट रूम में जाने से पहले मुझे बोला था जगाने के लिए, लेकिन दिक्कत यह रही कि मेरी मम्मा की तबीयत अचानक से ही खराब हो गई। मैं सर की गाड़ी लेकर इधर आ गई। मतलब किसी ने ध्यान नहीं दिया कि मैम अंदर ही रह गई हैं। ओह शिट! मगर ऐसा है तो फिर रुद्र जी कहाँ हैं? आई डोंट नो। मैं एक काम करती हूँ, अभी के अभी गेट कीपर को कॉल करती हूँ और पता लगाती हूँ कि क्या उसने मैम और सर को ऑफिस से निकलते देखा था। कहीं उसने उन दोनों को अंदर गलती से लॉक तो नहीं कर दिया। उसने अनुमान लगाया। ठीक है, जल्दी करो, कहीं दिक्कत ना हो, नूपुर ने उसको डांटते हुए कहा। इस दौरान नूपुर को समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों कहाँ रह गई हैं। जब उसकी माँ ने उससे पूछा कि अंकिता ने क्या कहा, तो उसने जवाब दिया, मैं इस बारे में फ़िलहाल कुछ नहीं बता सकती है। हालांकि दी ऑफिस के अंदर ही गलती से लॉक हो सकती हैं। उनके ऑफिस में ही नेटवर्क वीक रहता है, तो अंदर वाईफाई यूज़ क्यों नहीं किया? वाईफाई को कंट्रोल रूम से बंद कर दिया जाता है ताकि कोई कंप्यूटर्स को हैक ना कर ले, और कंट्रोल रूम को लॉक करके अवनीश चाबी अपने साथ ले आया। उसने अपनी बात को क्लियर किया, जिसके बाद उसकी माँ को भी यकीन हो गया कि अगर वो ऑफिस में बंद रह जाती हैं तभी उसका नेटवर्क वीक हो जाता है। ऊपर से मौसम भी खराब था। करीब 1 घंटा बीत चुका था। अदिति को अब रुद्र के साथ नींद आ चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे से लिपट कर सो रहे थे। सोने से पहले अदिति ने कई देर तक उसको प्यार से सहलाया था। यही वजह थी कि अब रुद्र रिलैक्स होकर लेटा हुआ था। वो दोनों ही गहरी नींद में थे कि तभी ऑफिस के मुख्य दरवाजे पर दस्तक हुई। रुद्र अदिति के सीने से लगा हुआ सो रहा था। इस दौरान उसे महसूस हो रहा था जैसे वो अदिति की ही बाहों में है। जहां पहले उसे अंधेरे से डर लग रहा था, वहीं अब उसे काफ़ी अच्छा महसूस होने लगा था। वो आधी नींद में था। इस दौरान बाहर हो रही बारिश और हवाओं का तेज शोर उसके कानों में पड़ रहा था, लेकिन फिर भी उसे अब उतना डर महसूस नहीं हुआ। इस दौरान जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई, अदिति की नींद से बाहर आई, लेकिन फिर भी उसने अपनी पकड़ को रुद्र के जिस्म से ढीला नहीं पड़ने दिया। वो उसे अपने सीने से लगाए रखती है। तभी दरवाज़ा खुला। दी, ओ दी, आप अंदर हो क्या? बाहर से नूपुर की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन अदिति अभी भी नींद में थी। हालांकि नींद में होने के बावजूद भी उसे अपने कानों पर उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने फिर से बोला, दी,
बोलो तो। लेकिन अदिति ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो अपने घर पर सोई हुई है। लेकिन तभी उन तीनों ने दरवाज़ा खोला। नूपुर के साथ अंकिता आई थी। बारिश अब भी हो रही थी। उनके साथ एक ड्राइवर भी था। अंकिता ने दौड़कर कंट्रोल रूम को खोला और उसके बाद अंदर की लाइट्स ऑन की। वहां से क्यूज भी उड़ा चुका था। उसके बाद वह जैसे ही अंदर गए तो एक कैबिन के आगे अदिति और रुद्र उन्हें सोए हुए मिले। अदिति के हाथ पर चोट लगी हुई थी। उसको चोट शायद उस वक्त लगी थी जब रुद्र उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा था। दी, नूपुर ने जैसे ही कहा, अदिति चौंक कर खड़ी हुई। उसने सामने देखा तो नूपुर, अंकिता और उनका ड्राइवर था। इस दौरान वह लोग उन दोनों को एक साथ सोए हुए देखकर वो चक्के हो गए। वो नूपुर, पता नहीं कैसे हम दोनों यहाँ लॉक हो गए। मैं उठकर बाहर आई तो देखा रुद्र को सिजोफ्रेनिया का दौरा पड़ चुका है। मैंने इस दौरान उसे बड़ी मुश्किल से संभाला। अब यह ठीक है, उसने हिचकिचाते हुए कहा और उसके बाद उससे अलग हुई। तभी रुद्र के चेहरे के भी एक्सप्रेशंस बदलने लगे। वो समझ चुकी थी उसे जाग आ गई। लेकिन तभी अदिति बोली, यह बहुत परेशान है। एक काम करो, आप मेरी हेल्प करो, हमें बाहर लेकर जाना होगा, उसके बाद इसे अंदर बैठा देंगे, उसने मुस्कुराकर कहा। जिसके बाद ड्राइवर ने रुद्र को एक तरफ से उठाने की कोशिश की। इस दौरान रुद्र गहरी नींद में था। अदिति और उस ड्राइवर ने जहां उसके कंधों से पकड़ लिया तो वहीं अंकिता और नूपुर ने उसको पैरों से पकड़ लिया। आहिस्ता से लेना, इसको चोट लग जाएगी, जाग नहीं आनी चाहिए, इसे प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है। सॉरी मैम, जो मैं अचानक से निकल गई थी। एक्चुअली मैम, मेरी मॉम की तबीयत अचानक से ही ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर चली गई। मैं किसी को बता भी नहीं सकी थी कि आप अंदर हो। इट्स ओके, सब अच्छे के लिए ही होता है। अगर मैं अंदर लॉक नहीं होती तो रुद्र काफ़ी डर जाता। वैसे मुझे यह समझ नहीं आ रहा है, यह अंदर लॉक कैसे हो गया। अदिति ने आहिस्ता से उसे गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठाते हुए पूछा। मैम, इसका तो पता नहीं, कल सर से ही पूछना पड़ेगा, वो मुस्कुराकर बोली। कोई ना अंकिता, तुम जल्दी करो, भीग जाओगी। तुम मेरी कार को लेकर अस्पताल चली जाओ। मम्मी अब कैसी हैं? अब ठीक हैं वो, थैंक यू मैम। उसने मुस्कुराकर चाबी ली और उसके बाद अदिति की कार की तरफ दौड़ी तो वहीं आगे ड्राइवर ने रुद्र की कार को अदिति के घर की तरफ मोड़ दिया। इस दौरान अदिति ने रुद्र के सिर को अपनी गोद में रख रखा था तो वहीं उसकी बहन नूपुर आगे की सीट पर बैठी हुई थी। फिलहाल रात के 2 बजने को थे। अब बारिश काफ़ी धीमी हो चुकी थी और हवा भी अब उतनी तेज नहीं बह रही थी। कुछ ही देर में वो घर पर पहुंच गए। जिसके बाद अदिति ने अपनी माँ और बाकी सबको बताया कि वहाँ असलियत में क्या हुआ था। उसकी माँ ने जैसे ही रुद्र की तबीयत के बारे में सुना, उन्हें बहुत बुरा लगा। लेकिन उनके लिए राहत की बात यह थी कि अब वो खतरे से बाहर था। अदिति उसके कमरे में लेकर चली गई तो वहीं बुआ जी अपने कमरे में सो रही थी। शायद उन्हें उसके आने या न आने का कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। नूपुर ने देखा अदिति रुद्र के कमरे में उसके पास बैठी हुई थी। उसने उससे कहा, दी, मैंने आपके कमरे में आपका बिस्तर लगा दिया है, आप सो जाना। हाँ ठीक है, बस देख लूँ यह पूरी तरह से ठीक तो है ना, उसने मुस्कुराकर कहा और उसके बाद वो उसे एक टक देखने लगी। ओके, अभी मैं जा रही हूँ। नूपुर इतना कहकर वहाँ से चली गई थी तो वहीं दूसरी तरफ अदिति ने दरवाज़ा बंद कर दिया। उस वक्त उसे बहुत सुकून मिल रहा था जब उसने रुद्र को अपने गले से लगा रखा था। उसे इतनी अच्छी नींद कभी नहीं आई थी, लेकिन अब उसे इतनी आसानी से फिर से वैसी नींद नहीं आने वाली थी। यही वजह थी कि वो रुद्र के पास बैठी हुई उसे देख रही थी। इस दौरान उसने देखा उसके गले में अब भी टाई बंधी हुई है। उस वक्त उसे संभालने के चक्कर में उसने उसकी टाई भी नहीं खोली थी। जिसके बाद उसने उसकी टाई खोली
और उसके शर्ट के बटन भी खोल दिए ताकि वो अच्छे से सो सके। उसके माथे पर पड़ी सलवटों की तरफ वो ध्यान से देख रही थी। वो समझ चुकी थी वो अब फिर से स्ट्रेस फील करने लगा है। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि वो अब उसके पास नहीं लेटी हुई थी। उसने जैसे ही उसके बालों में हाथ फिराया उसकी हार्ट बीट्स काफ़ी नॉर्मल होने लगी थी। उसने उसके दूसरे हाथ को कसकर पकड़ रखा था, मानो कोई बच्चा खुद से अपनी माँ को दूर नहीं जाने देना चाहता। यही हाल उस वक्त रुद्र का था। ठीक है, मैं नहीं जा रही हूँ तुमसे दूर, बस तुम पहले जैसे हो जाओ। मुझे तुम्हारा यह गुस्सा अच्छा नहीं लगता। अगर कोई बात है तो बताते क्यों नहीं रुद्र मुझे? उसने बड़े ही प्यार से उसके कान के पास आकर उससे कहा। इस दौरान वो भूल गई थी कि उसके घर में उसकी माँ और बहन भी है। हालांकि वो जानती थी कि अब सुबह तक उसके रूम में कोई नहीं आने वाला। यही वजह थी कि उसने कंबल ली और रुद्र को उड़ाकर उसके बगल में लेट गई। इस दौरान उसने फिर से रुद्र को अपने सीने से लगा लिया। वो खुद उससे लग नहीं होना चाहती थी। रुद्र उसके सीने से लगा हुआ अब सुकून की नींद सो रहा था। इस दौरान अदिति को भी काफ़ी गर्माहट मिलने लगी थी। ठंडी हवा की वजह से उसे काफ़ी ठंड लगने लगी थी, लेकिन अब उसकी बाहों से लिपटकर वो काफ़ी अच्छा महसूस कर रही थी। एक दिन बीत चुका था। रुद्र और अदिति के बीच की बॉन्डिंग अब काफ़ी अच्छी हो गई थी। कल सुबह उठने के बाद अदिति ने रुद्र को जगाया और प्यार से उसे बिस्तर पर ही कॉफ़ी दी। वो काफ़ी अच्छा महसूस करने लगा था। उसके बाद जब वो ऑफिस गई तो उसने गेट कीपर की क्लास ली। उसने उसे रुद्र का नाम लेकर डांटा कि तुम्हारी एक गलती की वजह से रुद्र को कुछ हो जाता तो। उसका ऐसा रुद्र व्यापार देखकर सब शौक थे। उन्हें लग ही नहीं रहा था कि वो अदिति ही है। आखिर इतना गुस्सा तो उसे पहले कभी नहीं आता था। यह सब देखकर रुद्र को भी बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब अब वो दोनों आपस में बात भी करने लगे थे। इस दौरान रुद्र को एहसास होने लगा था कि भले ही अदिति उसे एक पति के रूप में स्वीकार करने में वक्त लेकिन यह भी सच था कि वो अब भी उससे प्यार करती है। वो उसके बारे में ही कैबिन में बैठा हुआ सोच रहा था कि तभी उसके पास कॉल आया। उसने कॉल पिक किया। हेलो सर। हाँ शिवम बोलो। हमारा एड शूट कब है? सर कल शाम को ही होगा। आप अदिति मैम के साथ शूटिंग साइट पर आ जाइएगा। मैंने इसीलिए आपको कॉल किया था। ओके। रुद्र ने इतना कहकर कॉल कट कर दिया। इस दौरान वो मन ही मन अपने पिताजी के बारे में भी सोच रहा था, क्योंकि कल ही के दिन उनकी डेथ हुई थी। ऐसे में वो चाहता था कि वो एड शूट जल्द से जल्द शाम को ख़त्म हो जाए, क्योंकि उसके बाद वो अपनी सौतेली माँ और अपनी बहन के साथ दादी माँ से भी कॉल पर बात करने वाला था। अक्सर जब वो घर पर होता था तो उनकी याद में घर में एक छोटा सा हवन करवाया जाता और ब्राह्मणों को जलपान करवाया जाता। यह काम उसकी दादी माँ करती थी, लेकिन फिलहाल वो उनसे दूर था और यह पहला ही मौका था, वरना वो हर बार इस मौके पर घर पर होता था। अगले दिन शाम के करीब 3 बज चुके थे। रुद्र ने शिवम से कह दिया था कि वो 5 बजे तक घर आ जाएगा। उसके बाद वो अपने पिताजी की याद में पूजा अर्चना करने वाला था। वो वैसे तो भगवान को नहीं मानता था और कभी मंदिर नहीं जाता, लेकिन बात जब अपनी माँ और अपने पिताजी की डेथ एनिवर्सरी की आती, वो हर बार उन्हें याद करता। जब अदिति की माँ को इसके बारे में आज सुबह पता चला था तो उन्होंने सब ऑर्गेनाइज करवाया। ऐसे में रुद्र काफ़ी खुश था। वो अदिति के साथ लंच करने के बाद तुरंत शूटिंग साइट पर चला गया था। पूरा क्रू डायरेक्टर के साथ वहां बैठ कर रहा था, लेकिन अभी तक ना ही मेल मॉडल आया था और ना ही फीमेल मॉडल वहां पहुंची थी। ऐसे में रुद्र बार बार अपनी घड़ी की तरफ देख रहा था। दोनों मॉडल्स को इस दौरान ड्रेसेस को अदिति और रुद्र के फीडबैक देने के आधार पर ही पहननी थी। यही वजह थी कि रुद्र और अदिति दोनों का ही वहां रहना मौजूद था।
फाइनल टच देने के बाद, लुक और ड्रेसिंग को देखने के बाद शूट करने के लिए अलाउ करने का काम भी रुद्र ही करने वाला था। उसे अपने प्रोडक्ट को बेचने से पहले अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे ढंग से दिखाने की आदत थी और यही वजह थी कि वो अपने पर्सनल कारणों की वजह से कभी भी काम में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला था। उसके चेहरे पर वक्त बढ़ने के साथ साथ गुस्सा बढ़ रहा था और यही वजह थी कि डायरेक्टर भी अब पैनिक होने लगा था। यहाँ एक तरफ रुद्र को घर जाने की जल्दी थी तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र की सौतेली माँ और उसकी बहन माया दोनों अपने प्लान को पूरा तैयार कर चुकी थी कि आज उन्हें वो करना है जिसके बाद रुद्र और अदिति के बीच का रिश्ता इतना बुरा हो जाएगा जिसके बारे में कभी रुद्र ने कल्पना भी नहीं की होगी। पूरा प्लान बन जाने के बाद माया ने अपनी माँ को ड्रिंक ऑफर की और उसके बाद वो एक गुड लेते हुए बड़े ही स्टाइलिश अंदाज में बोली, मॉम व्हाट इज़ अवर नेक्स्ट स्टेप? अब तुम नीचे उस वफादार रूबल के पास जाओ और उसके बाद स्टोर रूम की चाबी लेकर आओ। फिर तो तुम्हें पता ही है तेरी मॉम क्या करेगी, वो नाटक जिसे देखने के बाद रुद्र भैया के अंदर का रुद्र जग जाएगा और फिर वो अदिति की जिंदगी में भूचाल ला देगा। बहुत समझदार हो माया, चल मेरी जान जाब। उसकी माँ ने उसे फ्लाइंग किस देते हुए कहा, जिसके बाद माया हल्की सी मुस्कुराई और उसके बाद वो शराब का गिलास वहीं पर ही छोड़कर रूबल की तरफ बढ़ गई जो अगस्त्य को इवनिंग की स्पेशल प्रेयर के लिए तैयार कर रही थी। माया सीढ़ियों से होते हुए नीचे की तरफ गई। घर को आज अच्छे से डेकोरेट किया गया था तो वहीं गार्डन में आज सुबह ही एक वेदी बना दी गई थी जहां यज्ञ होना था। पंडित जी और बाकी के लोग बाहर तैयारी कर रहे थे। इस दौरान वेदी को अच्छे से तैयार कर लिया गया था तो वहीं घर की भी अच्छे से साफ सफाई की गई थी। मिठाइयाँ मंगवा ली गई थी और जिन पंडितों को जलपान करवाना जाना था उन्हें भी रात के खाने के लिए न्योता दे दिया था। इस दौरान माया ने सफ़ेद सूट पहन रखा था जो पंजाबी स्टाइल में बना हुआ था। उसकी सलवार काफ़ी अट्रैक्टिव थी तो वहीं ऊपर उसने स्लीवलेस कुर्ती पहन रखी थी। पैरों में उसने सैंडल की जगह वाइट कलर की दी मैचिंग जूतियाँ पहन रखी थी। कुर्ते के ऊपर उसने मैचिंग कलर का वाइट दुपट्टा अपने कंधे पर डाल रखा था जिसके बॉर्डर का कलर रेड था। उसने बैंगल्स भी रेड कलर की ही पहन रखी थी। इस दौरान लाल लिपस्टिक और चमकते चेहरे में वो बेहद आकर्षक लग रही थी। वो सीढ़ियों से होकर लिविंग रूम में पहुंची तो सोफे पर बैठी रूबल अगस्त्य को तैयार कर रही थी। इसी दौरान माया ने रूबल से कहा, रूबल जी माया मैडम। उसने मुस्कुराकर कहा। वो एक झूठी मुस्कुराहट थी क्योंकि माया को वो कम ही पसंद करती थी जिसकी मुख्य वजह थी कि उसे कई बार उसकी बातों से लगता था जैसे वो लालची होने के साथ साथ रुद्र का बुरा चाहती है। उसे उसकी माँ नयनतारा तो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो उसकी तरफ एक टक देख रही थी। तभी माया ने प्यारी सी मुस्कुराहट मुस्काते हुए कहा, वो दरअसल मॉम को स्टोर रूम की चाबी चाहिए थी तो मैं चाबी लेने के लिए आई थी। अब यह दोनों माँ बेटी कौन सा नया कांड करेंगी? पिछली बार भी इन दोनों की वजह से जो हुआ था वो मुझे बखूबी याद है। मुझे समझ नहीं आ रहा है यह ऐसा क्यों कर रही हैं। ये कान्हा जी, आखिर यह लोग ऐसा बार बार क्यों करती हैं? वो मन ही मन बुदबुदाई। उसे शक था वो बुरी है लेकिन वो किस तरह से रुद्र और उस घर का बुरा चाहती हैं उसे यह नहीं मालूम था। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? माया ने उससे पूछा। जी देती हूँ। शाम के करीब 5:30 बजने को थे। रुद्र के घर के स्टोर रूम में उसकी सौतेली माँ नयनतारा और माया पहुँच गई थी। उन्होंने अंदर की सारी लाइट्स ऑन कर ली थी। वो एक काफ़ी बड़ा स्टोर रूम था जिसमें सामान पड़ा हुआ था। उन्होंने एक बक्सा खोल लिया था और उसमें से करीब सारा सामान निकाल लिया था। इस दौरान अपनी माँ की तरफ माया मुस्कुराई और बोली, और मॉम सब रेडी है ना? हाँ सब रेडी है। अब देख तू मैं क्या खेल खेलती हूँ।
तुम भी अपनी तरफ से तैयार हो ना? हाँ, मैं भी तैयार हूँ, माया ने कहा और उसके बाद वो हल्की सी मुस्कुराई। जहाँ एक तरफ वो दोनों अपनी तरफ से पूरा जाल बना चुकी थी, तो वहीं दूसरी तरफ बाहर यज्ञ की तैयारी हो रही थी। रुद्र की दादी माँ ने सब अरेंज करवा दिया था। रूबल ने इधर उधर देखा तो माया और उसकी माँ दोनों ही नजर नहीं आई और यही वजह थी कि वो सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर वो दोनों कहाँ गई। उसे इस बात का डर लग रहा था क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि वो दोनों आज रुद्र को परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ करेंगी। रुद्र ने फोन की तरफ देखते हुए कहा। माया उसे कॉल कर रही थी। उसने कॉल कट कर दिया क्योंकि वो अभी बहुत बिजी था। मॉम, रुद्र तो कॉल कट कर रहा है, माया ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा। वो जानता था आज उसे देर हो गई है, लेकिन उसके पास कोई उपाय भी तो नहीं था। फाइनल टच देने के बाद आज फर्स्ट लुक आउट होने वाला था और यही वजह थी कि वो जल्द से जल्द अपना काम निपटा रहे थे। रुद्र हर इंस्ट्रक्शन दे रहा था और उसके अकॉर्डिंग एडिटिंग का काम कैबिन में हो रहा था। यस यस, अब इसे सेव करो, रुद्र ने मुस्कुराकर कहा। ओके सर, मतलब एक हो गया है, अब 2 और बाकी रह गए हैं, अथर्व ने कहा। और कितना टाइम लगेगा अथर्व? रुद्र ने कहा। सर मैक्सिमम हाफ एन आवर। आई एम रियली सॉरी सर जो वक्त लग रहा है, लेकिन यू नो हमने लेट शूट शुरू किया था। इट्स ओके, रुद्र ने फोन की स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा। माया फिर से उसे कॉल कर रही थी। इस बार माया का नाम देखते ही उसका पारा हाई हो गया क्योंकि पहले भी 3 बार कॉल कट करने और मैसेज करने के बावजूद भी वो उसे बार बार कॉल कर रही थी। उसने गुस्से में फिर से कॉल कट कर दिया, जिसके बाद करीब 1 मिनट तक उसके पास कोई कॉल नहीं आया। वो एक बार में फ़ोन कब उठाने लगा। माया, दोबारा करो उसे कॉल। उसकी माँ ने उसे कॉल दोबारा करने के लिए कहा, जिसके बाद माया ने फिर से उसके नंबर डायल किए। इधर घंटी एक बार फिर से जब बजी तो रुद्र ने स्क्रीन की तरफ देखा। उसने कॉल को फिर से कट कर दिया। इस बार उसने मैसेज लिखकर भेजा कि वो उसे आधे घंटे के बाद कॉल कर रहा है, लेकिन अगले ही पल अवनीश का कॉल आने लगा। पहले तो उसे गुस्सा आया, मगर बाद में उसने सोचा कि वो उसे ज़रूरी काम के लिए ही कॉल कर रहा है। एक्सक्यूज मी, तुम लोग इसे करो, मैं अभी आता हूँ। रुद्र ने कैबिन का दरवाज़ा खोला और उसके बाद वो बाहर आ गया। उसने कॉल को पिक करते हुए कहा, हेलो अवनीश बोलो। उसने लगभग रूखे स्वर में कहा, हेलो सर, आई एम सॉरी जो मैं अभी कॉल कर रहा हूँ। वो सर एक्चुअली माया मैम है कॉल पर, आपसे बात करना चाहती हैं। माया का नाम सुनते ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। माया, आर यू मैड? उसने क्रोधित होकर कॉल कट कर दिया और तुरंत माया को कॉल लगाया। हेलो, हाँ बोलो माया, ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम था माया जो मेरे बार बार कॉल कट करने के बावजूद भी तुम मुझे कॉल किए जा रही हो? उसने क्रोधित होकर कहा। रियली सॉरी बाई, वो एक्चुअली मॉम आपसे बात करना चाहती थी। आज पापा की डेथ एनिवर्सरी थी ना, सो हाँ तो मुझे भी अच्छे से पता था ना कि पापा की डेथ एनिवर्सरी है। मैं भी काम को जल्द से जल्द निपटाना चाहता था एंड आई टेक्स्ट अ मैसेज टू यू कि मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। तो समझ नहीं आता क्या? फिर बार बार कॉल क्यों कर रही है तू? उसने और ज़्यादा गुस्सा दिखाते हुए कहा। सॉरी बाई, बट यू नो मॉम। व्हाट मॉम? यार तुम बच्ची हो क्या? हर बार तुम लोगों का यही पंगा है, कुछ समझते ही नहीं। आई नेवर एक्सपेक्ट दिस स्टूपिड थिंग्स फ्रॉम योर साइड माया। मॉम, मुझसे बात नहीं करेंगी तो मर तो नहीं जाएंगी ना? उसने क्रोधित होकर कहा और उसके बाद कॉल कट कर दिया। ये इसकी तो इतना एटीट्यूड? माया ने गुस्से में फ़ोन को दूर फेंकते हुए कहा। व्हाट हैपन माया, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो तुम? उसकी माँ ने पूछा। जस्ट शट अप मॉम, लीव मी अलोन, माया ने क्रोधित होकर अपनी माँ से कहा और उसके बाद वो स्टोर रूम से बाहर चली गई। इस दौरान उसका चेहरा गुस्से के मारे लाल हो गया था। बाहर जाते वक्त उसने अपना फ़ोन दोबारा चेक भी नहीं किया कि वो कितना टूट चुका है। वो बिना अपनी माँ से पूरी बात बताए स्टोर रूम से बाहर आ गई थी। इस दौरान उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। आखिर हो भी क्यों ना, यह पहला मौका था जब रुद्र ने उस पर गुस्सा किया था
और ऊपर से का बना बनाया प्लान भी धरा का धरा रह गया था। उसे रुद्र पर अब बेइंतहा गुस्सा आ रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या हुई जिसकी वजह से वो इतना गुस्सा करके वहां से चली गई। हालांकि कुछ भी हो, अनजाने में ही सही, रुद्र ने आज माया को उसकी औकात दिखा दी थी। उसे भी अब समझ आ गया था कि उस घर का असली बॉस वही है और ज़रूरत पड़ने पर वो एक पल में उनकी हेकड़ी निकाल सकता है। हालांकि माया को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो अब अगली चाल कौन सी चलेगी। तो दोस्तों, आगे की कहानी आपको अगले पार्ट में सुनने को मिलेगी। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।